वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला और हमारे स्मार्ट क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, तो आज हम थोड़े से उसके प्रिंसिपल्स रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं और साथ में क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिकली इस स्मार्ट क्रैश कोर्स में आज की वीडियो में हम ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक आइडिया देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया था इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लोज एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर मैं बात कर रहा हूं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे एक्स एक्सिस पे प्रेसिपिटेशन बनाया है और वाई एक्सिस पे क्या बनाया है, टेम्परेचर बनाया है। जैसे जैसे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है उस हिसाब से आप यहां पे देख सकते हो मेरे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं। लाइक एक जगह पे डेजर्ट बन रहा है, कहीं पे ग्रासलैंड बन रहा है, कहीं पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बन रहा है, कहीं पे टेम्परेट फॉरेस्ट बन रहा है, कहीं पे कॉनिफरस फॉरेस्ट बन रहा है और कहीं पे आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो उसमें जो मेजर दो फैक्टर्स होंगे जो डिटरमाइन होंगे कि जिससे पता चलेगा हमारा इकोसिस्टम कौन सा है, वो कौन से होंगे, एक होगा टेम्परेचर और दूसरा कौन सा होगा, प्रेसिपिटेशन। तो हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर्स के मतलब ये दो चीजें चेंज होगी तो एक इकोसिस्टम चेंज कर जाएगा। वो दो लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, वो दो लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटिंग फैक्टर्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो दो लिमिटिंग फैक्टर्स हमारे क्या हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स बनाने की कोशिश करी है डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये इक्वेटर पे बेसिकली हमारा क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे ही थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे दिस विल बी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सवाना। सेम इन द केस ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहां पे देख सकते हो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जैसे ही ऊपर गए या नीचे गए तो क्या मिल रहा है हमें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सवाना। और उससे थोड़ा ऊपर गए क्योंकि और पानी कम, बारिश कम होती जाएगी, क्लाइमेट के टेम्परेचर्स बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से एरिया कौन सा बन जाएगा, डेजर्ट। क्या बन जाएगा, डेजर्ट। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को बनाने की कोशिश की है। जैसे कि आप शुरू में ऊपर देख सकते हैं कि यहां पे हमने क्या बनाया है, टुंड्रा बनाया है। क्या बनाया है, टुंड्रा। यहां पे सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इतनी बायोडाइवर्सिटी हमें यहां पे देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं टुंड्रा रीजन की बात करूं तो यहां पे बेसिकली हमें लाइकन्स एंड मॉसेस ही मिलते हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी हमें नहीं देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स है जो हम एक वर्ल्ड मैप के अंदर बना सकते हैं। ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में हम कैसे जा रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास क्लाइमेट या प्रेसिपिटेशन कितनी हो रही है। जैसे क्लाइमेट और प्रेसिपिटेशन कम या ऊपर नीचे होती जाएगी उस हिसाब से हमारा इकोसिस्टम चेंज होता जाएगा। अभी हमने बात करी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जिसके ऊपर मेजर हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, टुंड्रा है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, कॉनिफरस ट्रीज है। अब एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर हम दूसरी बात करें तो वो कौन सा होगा, इक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर मैं इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन तरीके से, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। बट वो डिपेंड करता है कि उनकी सैलिनिटी क्या है, कितने सलाइन इकोसिस्टम है, उस हिसाब से हम उनको फ्रेश वाटर में या मरीन में या ब्रैकिश वाटर में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर तो सॉल्ट कंटेंट लेस देन 5 पीपीटी है, याद होना सैलिनिटी हम चेक करते हैं पीपीटी की फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तो सैलिनिटी 5 पीपीटी से कम है तो वो कौन सा इकोसिस्टम होगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अगर हमारी सैलिनिटी 5 से लेके 35 पीपीटी के अंदर है, कितनी है, 5 to 35 पीपीटी के अंदर है, तो वो हमारा कौन सा होगा, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। और अगर हमारी पीपीटी अबव 35 है सैलिनिटी तो वो कौन सा होगा, मरीन इकोसिस्टम। तो अगर मैं इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो हमारे पास तीन है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। पहला है फ्रेश वाटर, अगर पीपीटी 5 सैलिनिटी 5 पीपीटी से कम है। सेकंड है ब्रैकिश वाटर, अगर 5 to 35 के बीच में है। और थर्ड क्या है, मरीन, अगर वो 35 पीपीटी से ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं हमने, जैसे कि ब्रैकिश वाटर के एग्जांपल्स हैं मैंग्रोव्स, एस्टरीज, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, ब्रैकिश वाटर की। अगर मैं मरीन वाटर की बात कर रहा हूं, दीज आर ओपन ओशियन एंड शैलो सीज। क्लियर है जी।
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के टाइप्स देख लिए थे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के टाइप्स देख लिए। वहां पे हमने लिमिटिंग फैक्टर देखे थे, क्या? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। और यहां पे लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है? सनलाइट एंड ऑक्सीजन। क्लियर है जी इतनी बात? यहां पे जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या है? सनलाइट एंड ऑक्सीजन। अगर सनलाइट एंड ऑक्सीजन में चेंजेस आएंगे तो इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज के सर्वाइवल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रख लेना कि लिमिटिंग फैक्टर्स पेपर्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम को लेके। तो यू नीड टू बी थॉरो कि अगर सनलाइट में चेंजेस आएंगे तो उधर इकोसिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं, उनके सर्वाइवल के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं, एक्टिविटीज में चेंजेस आ जाते हैं, जो अभी आगे आगे हम देखेंगे। और वैसे ही अगर ऑक्सीजन में चेंजेस आ रहे हैं तो स्पीशीज का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहां पे? इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो आगे देखते हैं फिजियोग्राफी क्या है इक्वेटिक इकोसिस्टम की। देखो अभी हमने बताया कि सनलाइट क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर्स है, कहां पे? इक्वेटिक इकोसिस्टम में। जहां तक सनलाइट रीच कर सकती है उसे हम कहते हैं फोटिक जोन। क्या कहते हैं? फोटिक जोन, जहां पे सनलाइट रीच करती है। जहां पे सनलाइट रीच नहीं करती तो फोटिक के आगे ए लगा देना, उसे हम कहते हैं ए फोटिक जोन। मतलब जहां पे सनलाइट रीच कर गई दैट इज अ फोटिक जोन, जहां पे सनलाइट रीच नहीं कर पा रही है दैट इज अ ए फोटिक जोन। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं फोटिक जोन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? फोटिक जोन की, क्योंकि यहां पे सनलाइट भी अवेलेबल है, तो जो स्पीशीज यहां पे रहेंगे दे विल इन्वॉल्व इन बोथ द एक्टिविटीज। वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे प्लस वो रेस्पिरेशन भी करेंगे। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अगर फोटिक जोन की बात कर रहे हैं तो स्पीशीज फोटोसिंथेसिस करते हैं कि रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहां पे दोनों एक्टिविटीज होती है। अगर मैं एफोटिक जोन की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी यहां पे स्पीशीज के लिए। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे बेसिक एक्टिविटी जो मेजर है दैट इज रेस्पिरेशन। तो सनलाइट के बेसिस पे इक्वेटिक इकोसिस्टम को मैंने डिवाइड कर दिया फोटिक एंड एफोटिक इकोसिस्टम के बीच में। क्लियर है जी इतनी बात? अब अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम की तो उसे हम आगे चार तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं: लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन एंड बेंथिक जोन। बेसिकली चार तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में? लिटरल में, लिम्नेटिक में, प्रोफंडल में एंड बेंथिक जोन में। जो बेसिकली फोटिक जोन है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं जहां तक सनलाइट रीच करती है। पहला आता है लिटरल जोन, दूसरा आता है लिम्नेटिक जोन। पहला कौन सा है? लिटरल जोन। दूसरा कौन सा है? लिम्नेटिक जोन। ये लिटरल जोन वो एरिया है जहां से हम कह सकते हैं कोई भी इक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है। इक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली इट इज अ जोन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। इट्स अ जोन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो यहां पे जो शैलो होगा, जो डेप्थ होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी? शैलो होगी। इतनी ज्यादा डीप नहीं होंगे। कौन से? यहां पे लिटरल जोन के अंदर। तो लिटरल जोन एरिया बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोटिक जोन, जिसके साथ एक और कंपोनेंट होता है लिम्नेटिक जोन। पर लिम्नेटिक जोन अलग है, लिटरल जोन अलग है। जैसे लिटरल जोन से आगे की तरफ जाएंगे, जब हम एयर वाटर इंटरफेस देखते हैं दैट इज बेसिकली लिम्नेटिक जोन। जो डीप सी के अंदर होता सॉरी जो हम अगर ओशन की बात कर रहे हैं, किसी इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम लैंड से काफी आगे सी की तरफ जाते हैं तो जो प्रॉपर हमें एक सरफेस दिखाई दे रहा होता है दैट इज लिम्नेटिक जोन, जहां पे आपको बहुत सारे स्पीशीज मिलेंगे एयर वाटर इंटरफेस के ऊपर। उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक जोन। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द लिम्नेटिक जोन। क्लियर है इतनी बात? बेसिकली जो हम बात नहीं करते ऊपर की लेयर होती है किसी भी इकोसिस्टम की, इक्वेटिक इकोसिस्टम की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिम्नेटिक जोन। क्लियर है इतनी बात कि फोटिक जोन में दो चीजें आती हैं, लिटरल जोन एंड लिम्नेटिक जोन। अगर मैं बात कर रहा हूं ए फोटिक जोन की, किसकी बात कर रहा हूं? ए फोटिक जोन की, तो उसके अंदर आएंगे प्रोफंडल जोन एंड बेंथिक जोन। जैसे उसमें दो जोन आए थे, इसके अंदर भी दो जोन आएंगे, ए फोटिक के अंदर आएंगे प्रोफंडल एंड बेंथिक जोन। अब प्रोफंडल जोन वो होता है जिसे हम बेसिकली कहते हैं, इसकी टर्म में थर्मोक्लाइन जोन होता है। कौन सा जोन होता है? थर्मोक्लाइन, जहां पे टेम्परेचर सडनली ड्रॉप करता है। किसके अंदर? इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। जब एकदम से टेम्परेचर सडनली ड्रॉप करता है जिस जोन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफंडल जोन। ये बेसिकली लिम्नेटिक जोन के बिल्कुल नीचे होता है। किसके नीचे होता है? लिम्नेटिक जोन के बिल्कुल ही नीचे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस तरीके से बना सकते हैं कि ये जो जोन है जहां तक सनलाइट रीच कर रही है दिस इज लिम्नेटिक जोन। ये वाला जोन कौन सा है? लिम्नेटिक। और जो ये वाला जोन है दिस इज प्रोफंडल जोन, जहां पे लाइट रीच नहीं कर रही है। और ये जो नीचे बिल्कुल बेस पे है ओशन फ्लोर के जोन, उसे हम बोलते हैं बेंथिक जोन। क्लियर है इतनी बात? तो फिजियोग्राफी हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऊपर वाला लिम्नेटिक, ये वाला कौन सा हो जाएगा? लिटरल जोन, जहां पे कौन सा एरिया? लो टाइड और हाई टाइड के बीच में।
ये वाला जो बीच का एरिया है, ये वाला, दिस विल बी प्रोफंडल जोन, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, बेंथिक जोन। तो इस तरीके से हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर इसकी फिजियोग्राफी को देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट, फोटिक जोन एंड एफोटिक जोन। फोटिक जोन के अंदर दो जोन आएंगे, लिटरल जोन एंड लिम्नेटिक जोन, और एफोटिक जोन के अंदर प्रोफंडल एंड बेंथिक जोन। क्लियर है जितनी बात? तो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल थे जो इकोसिस्टम के रिलेटेड हमें बहुत ज्यादा जरूरी थे, जो पढ़ने ही पढ़ने थे। नेक्स्ट, अब इकोलॉजी में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे एक एक करके स्टडी करते हैं और फिर इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पेपर में पूछा जा सकता है कि इकोटोन क्या होता है, पूछा जा सकता है वैसे ही इकोटोन क्या होता है। तो याद रख लेना, सिंपल सा एक चीज है, एक इकोसिस्टम है, कोई भी इकोसिस्टम ले लो, एक कोई दूसरा इकोसिस्टम ले लो, जैसे ही एक इकोसिस्टम खत्म हो रहा है और दूसरा इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, उसके बीच का जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं इकोटोन। सिंपल सी एक चीज याद रख लेना, कोई भी एक इकोसिस्टम है, ए इकोसिस्टम है और ये बी इकोसिस्टम है, उसके बीच का जो जोन होगा, जब एकदम से ए इकोसिस्टम से आप बी इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहे हो, ये जो जोन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इकोटोन। बेसिकली इट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन। क्या होता है, इट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन। अब मैं क्योंकि इधर की तरफ जा रहा हूं, ये वाला जोन में जा रहा हूं, तो जो ए इकोसिस्टम के स्पीशीज हैं वो कम होते जाएंगे क्योंकि मैं तो इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, और बी इकोसिस्टम के स्पीशीज बढ़ते जाएंगे क्योंकि मैं बी की तरफ मूव कर रहा हूं। मतलब कि जैसे ही इकोटोन की बात करते हैं तो जो आउटगोइंग इकोसिस्टम है उसके स्पीशीज कम होते जाते हैं और इनकमिंग इकोसिस्टम के स्पीशीज बढ़ते जाते हैं। क्लियर रहती बात? तो इकोटोन क्या है, हमारा जोन ऑफ ट्रांजिशन है, बेसिकली दो इकोसिस्टम्स के बीच में, और बेसिकली इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, एडजेसेंट होंगी, या तो बी के साथ मैच करती होंगी या ए के साथ मैच करती होंगी, क्योंकि है तो इन दोनों के बीच में। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन। देख सकते हैं, इट इज अ कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, हेंस इट इज नोन एज जोन ऑफ टेंशन। तो अगर मैं इकोटोन की बात कर रहा हूं, इट्स बेसिकली क्या है, एक इकोसिस्टम और दूसरे इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन जोन है। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो जोन है ये कुछ नैरो भी हो सकता है, बिल्कुल कम, या कुछ वाइड भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। पेपर में पूछ सकते हैं इकोटोन में भी नैरो और में भी वाइड। नैरो होगा जब वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होगा, वाइड होगा जब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली डेवलप्ड। लाइक इन द केस ऑफ, हम अगर बात करें किसी भी लैंड और इक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में कोई भी ट्रांजिशनल जोन आता है, लाइक इन द केस ऑफ वेटलैंड, एस्चुरीज, वो सब किसके एग्जांपल हैं, वेल डेवलप्ड इकोटोन्स के, क्योंकि वो क्या है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, बट वो क्या है, वाइड इकोसिस्टम्स है। जैसे कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम क्या है, सॉरी, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम क्या है, ग्रासलैंड। तो उसी तरीके से इकोटोन नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। वाइड हो सकता है जब वो फुली डेवलप्ड हो जाएगा, लाइक लैंड और इक्वेटिक के बीच में मैंग्रोव्स आ गए, एस्चुरीज आ गए, वेटलैंड्स आ गए, और फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में क्या आ गए, ग्रासलैंड्स। क्लियर है जितनी बात? तो इकोटोन हमारा क्या है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं एज इफेक्ट एंड एज स्पीशीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की। अगर मैं बात कर रहा हूं इकोसिस्टम एज इफेक्ट और एज स्पीशीज की, तो बेसिकली ये जो इफेक्ट है ये हमें इकोटोन के अंदर दिखाई देता है। सबसे पहली चीज, ये हमें कहां पे दिखाई देता है, इकोटोन के अंदर। अब हमने बात किया था कि इकोटोन के अंदर एक ए इकोसिस्टम है और एक बी इकोसिस्टम है। क्लियर है जितनी बात? हमने कहा था यहां पे दोनों तरह के स्पीशीज पाए जाएंगे इस इकोटोन के अंदर, कुछ ए वाले भी मिलेंगे और कुछ बी वाले भी मिलेंगे। बट कई बार क्या हो जाता है कि जब ये वेल डेवलप्ड हो जाता है, ये ट्रांजिशनल एरिया, हो सकता है इसके अंदर कुछ स्पीशीज की पॉपुलेशन डेंसिटी और नंबर ऑफ पॉपुलेशन ए से भी ज्यादा हो जाए और बी से भी ज्यादा हो जाए। मतलब अगर सपोज करो ये फॉरेस्ट है, ये हमारा डेजर्ट है और ये हमारा ग्रासलैंड है, क्योंकि इतना वेल डेवलप हो चुका है, यहां पे मान लो बर्ड की जो संख्या है वो फॉरेस्ट से भी ज्यादा होगी और डेजर्ट से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस इकोटोन के अंदर, ट्रांजिशनल एरिया के अंदर जो स्पीशीज हैं उनकी डेंसिटी और पॉपुलेशन ज्यादा होगी है एज कंपेयर टू आइदर ऑफ द टू इकोसिस्टम्स व्हिच आर सराउंडिंग इट। इसकी वजह से ये जो इफेक्ट शो हो रहा है इसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज इस इफेक्ट को शो करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, एज स्पीशीज। उसे हम क्या बोल देते हैं, एज स्पीशीज। तो बेसिकली फॉरेस्ट और डेजर्ट की बात कर रहा हूं तो ग्रासलैंड क्या शो कर रहे हैं, इकोटोन, एज इफेक्ट, और उसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो क्या शो कर, वो कौन से स्पीशीज हैं, एज स्पीशीज। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे
एज स्पीशीज है। कौन से? बर्ड्स, अगर मैं बात कर रहा हूं फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में, तो इसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। और इसके अंदर जो स्पीशीज जो ये शो करते हैं एज इफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? एज स्पीशीज। और ये बेसिकली कहां पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है इकोटोन के अंदर। क्लियर है जी इतनी बात? नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने इकोटोन पढ़ा, एज इफेक्ट पढ़ा, एंड स्पीशीज पढ़े, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजिकल निशे। कभी भी याद रखना, निशे का मतलब होता है कि किसी का कोई डोमेन, किसी की यूनिकनेस। जब भी हम बात करते हैं निशे, कीवर्ड क्या शो करता है? कोई भी यूनिकनेस और उसका डोमेन। तो अगर मैं इकोलॉजी की टर्म से बोलूं, हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो स्पीशीज है उनका अपना एक यूनिक रोल है। हर एक जो स्पीशीज है एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर, उनका क्या है? इकोसिस्टम के अंदर एक अपना एक यूनिक रोल है। जो उसकी यूनिकनेस है, उसकी पोजीशन को लेके अपने इकोसिस्टम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका इकोलॉजिकल निशे। उसे हम क्या बोलते हैं? निशे। दैट इज इकोलॉजिकल निशे। आप देख सकते हैं, निशे रेफर्स टू द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। मतलब उसका यूनिक फंक्शनल रोल है और उसकी पोजीशन है उसके हैबिटेट और इकोसिस्टम के अंदर। मतलब क्या है? इकोसिस्टम के अंदर एक स्पीशीज है तो उसका एक डिफरेंट रोल है जो उसे एक परफॉर्म करना है इन द रिलेशन टू उसने फूड कैसा खाना है, उसने रिप्रोडक्शन कैसे करनी है, उसने किस हैबिटेट में रहना है, और उसने किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड केमिकल निशे। तो अगर मैं निशे की बात करूं तो वह हैबिटेट, फूड, रिप्रोडक्टिव, फिजिकल एंड केमिकल निशे से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली निशे की अगर मैं बात करूं, वो 4 तरीके का होता है। यहां पे फूड निशे मेंशन नहीं है, तो चारों को याद रख लेना। एक होता है फूड, दूसरा होता है हैबिटेट, तीसरा होता है रिप्रोडक्टिव, एंड चौथा क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल निशे। मतलब उसकी यूनिकनेस क्या है एक इकोसिस्टम के अंदर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निशे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट क्या है? होमियोस्टेसिस। अब इसे देखते हैं, होमियोस्टेसिस क्या होती है? होमियोस्टेसिस इज अ मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। किस तरीके से स्पीशीज अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। क्लियर है इतनी बात? कि अगर हमें सपोज करो कि गर्मी लग रही है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो वो स्वेटिंग के थ्रू किस तरीके से अपनी बॉडी को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एडेप्शन हो रखी है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ देयर इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस। वो अपने क्या करते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर बाहर ठंड है तो बेसिकली वो क्या करेंगे? बॉडी को कूल करने, हीटअप करने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा बाहर गर्मी है तो हम बॉडी को कूल करने की कोशिश करेंगे थ्रू द स्वेटिंग प्रोसेस। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। तो मैं अगर एग्जांपल बताऊं होमियोस्टेसिस की, तो 4 तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट होती है रेगुलेट, दूसरी होती है कंफर्म, थर्ड होती है माइग्रेट, एंड फोर्थ होती है सस्पेंड। 4 तरीके से होती है। आगे एमसीक्यू आएगा, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से 4 तरीके से होमियोस्टेसिस होती है। अभी के लिए याद रख लो, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो फटाफट नोट डाउन कर लो, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कीवर्ड जो है दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन की थी। प्रोडक्टिविटी होती है बेसिकली कि वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या बायोमास की प्रोडक्शन कर रहे हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? जिस रेट पे वो ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो बेसिकली स्टार्ट कहां से होगी? ऑटोट्रॉफ से होगी। क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन में सोर्स कौन है? हमारे पहले ऑटोट्रॉफ्स हैं जिन्होंने फूड प्रिपेयर करना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो जहां से जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं पहली स्टेज पे, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सीधी सी बात है, सपोज करो एक प्लांट है या कोई भी ऑटोट्रॉफ है, उसने 100 यूनिट्स बायोमास प्रोड्यूस किया इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिक मैटर? 100। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सपोज करो
20 यूनिट्स उसने अपने रेस्पिरेशन और दूसरे एक्टिविटीज के लिए यूज कर लिए। 20 कहां यूज हो गए? रेस्पिरेशन और अदर एक्टिविटीज के लिए। पीछे कितने बचे? 80। तो 80 बेसिकली क्या बन गई? उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 80 क्या बन गई? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब 100 उसने प्रोड्यूस किए, 20 खुद के लिए यूज कर लिए, बचे कितने? 80। अब ये जो 80 होंगे वो नेक्स्ट स्टेज पे हेटेरोट्रॉफ्स को पास ऑन करेंगे। बेसिकली ये जो नेक्स्ट 80 है यही आगे हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स को पास होंगी। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या हुई? बायोमास प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ऑटोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस करी फोटोसिंथेसिस में। नेट क्या हो गई? जो बेसिकली ग्रॉस में से रेस्पिरेशन एक्टिविटी में यूज हो गई, जो आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन होगी, वो बिल की क्या बन जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जिस रेट पे ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडरी का मतलब क्या है? जो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, जो उनका ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करने की फॉर्मेशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है जी इतनी बात? तो अगर आपको पेपर में कोई पूछ ले प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो पहली जो स्टेज है जिससे प्रोडक्शन होनी है ऑर्गेनिक मैटर की, वो क्लियर ही नहीं हो पाएगी। तो पहली स्टेज कौन सी है? प्रोडक्शन की। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सोलर एनर्जी की, जिससे क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है जी? जितने भी अभी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, स्टार्टिंग विद इकोटोन, एज इफेक्ट, होम्योस्टेसिस एंड प्रोडक्टिविटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। याद रखना बड़ा ही सिंपल है, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन को। आप इस इमेज में देखिए, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन का रिलेशन किसी हार्मफुल केमिकल से है जब वो किसी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो यहां पे देख रहे हो, मैंने यहां पे फिश ड्रॉ की है बायो एक्यूमुलेशन के केस में। बायो मैग्निफिकेशन के केस में मैंने डिफरेंट यहां पे स्पीशीज को लिया है। बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंट स्पीशीज को लिया है और बायो एक्यूमुलेशन में एक ही स्पीशीज को लिया है। जैसे जैसे इसमें ब्लू कलर बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या है? हार्मफुल कंटेमिनेंट सिस्टम के अंदर बढ़ता जा रहा है। यहां पे भी सिस्टम के अंदर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे क्या हो रहा है? पोल्यूशन जो है, कंटेमिनेंट जो है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट बायो एक्यूमुलेशन एक ही स्पीशीज के अंदर हो रही है। जो बायो मैग्निफिकेशन है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है? डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। तो यही एक डिफरेंस है किसमें? बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के अंदर। ध्यान से देखो, बायो एक्यूमुलेशन, इट इज द बिल्डअप ऑफ केमिकल, बेसिकली पोल्यूटेंट, इन द बॉडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से पोल्यूटेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? कि बिल्डअप कैसे बढ़ता जा रहा है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में। किसमें बढ़ता जा रहा है? मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन के लिए हमें मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? एक फूड चेन चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा? डिफरेंट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? बायो मैग्निफिकेशन के लिए मेरे को फूड चेन चाहिए, बायो एक्यूमुलेशन के लिए मेरे को फूड चेन नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही स्पीशीज के अंदर कंसंट्रेशन बननी है, किसकी? हार्मफुल केमिकल्स की। तो दो चीजें याद रखना, बायो एक्यूमुलेशन सेम स्पीशी, बायो मैग्निफिकेशन डिफरेंट स्पीशीज। बायो एक्यूमुलेशन में फूड चेन नहीं चाहिए, बायो मैग्निफिकेशन में फूड चेन चाहिए, जो कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन कैसे बढ़ती जा रही है, हार्मफुल कंसंट्रेशन डीडीटी की कैसे बढ़ती जा रही है एज वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है जी इतनी बात? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। सपोज करो एग्रीकल्चर फील्ड में हमें पता है हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो किसी ना किसी तरीके से लेक्स या रिवर्स के अंदर एंटर कर गए। क्या कर गए? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो थे नाइट्रोजन फास्फोरस, वो लेक्स और रिवर्स में एंटर कर गए। जैसे एकदम से न्यूट्रिएंट का ओवरलोड हुआ, उसकी वजह से एक प्रोसेस होता है कि एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है। किसका ग्रोथ बढ़ जाता है? एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है। और हो सकता है एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, किसकी? एल्गी की। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्गी ब्लूम या एल्गल ब्लूम्स। क्लियर है जितनी बात? कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आए, फर्टिलाइजर्स आए एग्रीकल्चर फील्ड से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एल्गी की पॉपुलेशन बढ़ गई। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एल्गल ब्लूम। अब यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन एल्गी ने कवरिंग कर दिया ऊपर एयर वाटर इंटरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से सनलाइट की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी नीचे तक। पहले तो सनलाइट अगर ये लेयर ना होती तो इजीली मूव कर पाती, पर नीचे अब सनलाइट की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी।
जब सनलाइट के नीचे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो प्लांट्स बेसिकली क्या कर जाएंगे, जो नीचे वाले यहां पे हैं प्लांट्स डाई कर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अब कमी हो जाएगी। अब जब प्लांट्स डाई करना शुरू कर देंगे तो इनको बेसिकली इनके ऊपर फीड कौन करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा तो बेसिकली इनके ऊपर फीड कौन करेंगे, डीकंपोजर्स फीड करेंगे। क्या फीड करेंगे, डीकंपोजर्स। अब ये जो डीकंपोजर्स होंगे, पहले तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्लांट्स डाई कर रहे हैं, प्लांट्स डाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। अब प्लांट्स डाई कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन भी करना है डीकंपोजर्स ने, उसके लिए भी क्या चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे जैसे प्लांट्स डाई करते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एल्गल ब्लूम हो चुका है जिसने सनलाइट की रिस्ट्रिक्शन कम कर दी है, जिसने सनलाइट की रिस्ट्रिक्शन कर दी है, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। प्लांट्स डाई करना शुरू कर चुके हैं, डीकंपोजर्स फीड कर रहे हैं। अब जो डीकंपोजर्स हैं उनको डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से ऑक्सीजन और ज्यादा फर्दर डिप्लीट होती जा रही है। क्यों, क्योंकि डीकंपोज ब्रेक कर रहे हैं किसको, और हमारे जो डेड प्लांट मैटर था। अब ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, फिशेस के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको भी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और एंड स्टेज आएगी जब क्या हो जाएगी, इकोसिस्टम की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतने कम पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रीफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रीफिकेशन। तो यूट्रीफिकेशन स्टार्ट कहां से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आए, प्लांट्स फ्लरिश करे, एल्गल ब्लूम हुआ, एल्गल ब्लूम के बाद प्लांट्स में ऑक्सीजन डाई करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से डीकंपोजिशन प्रोसेस से ऑक्सीजन और फर्दर कम होती गई, और एंड स्टेज आएगी जब इकोसिस्टम की क्या हो जाएगी, डेथ। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, यूट्रोफिकेशन। क्लियर है जी इतनी बात। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी के रिलेटेड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि मैंने अभी देखा पिछले प्रोसेस में बताया कि जैसे जैसे डीकंपोजिशन बढ़ती जाती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होती जाती है। तो जितना हायर रेट होगा किसका, डीकंपोजिशन का, उतनी ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी पानी के अंदर। तो सपोज करो पानी में पोल्यूटेंट है, क्या है, पानी में पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से ये सब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर तो बात कर रहा हूं मैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, दोनों केसेस में डिमांड किसकी है, ऑक्सीजन की। दोनों केसेस में डिमांड किसकी है, ऑक्सीजन की। दोनों में डिमांड कौन कर रहे हैं, डीकंपोजर्स डिमांड कर रहे हैं। दोनों में डिमांड कौन कर रहे हैं, डीकंपोजर्स डिमांड कर रहे हैं कि किसके लिए, ब्रेक डाउन करना है उनको, वेस्ट को ब्रेक डाउन करना है वेस्ट को, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब मैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा हूं तो यहां पे कौन से वेस्ट को ब्रेक डाउन करने की बात हो रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट को। किसको बात हो रही है, सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट को। यहां पे और किसी वेस्ट की बात नहीं हो रही है कि उसको ब्रेक डाउन करना है, सिर्फ कौन से वेस्ट की बात हो रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट की। पर जब मैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा हूं तो यहां पे दोनों वेस्ट की बात हो रही है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट की। तो इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली ऑर्गेनिक वेस्ट, बट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेक्स ऑल्सो, दोनों लेते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट भी लेते हैं एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट भी लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ज्यादा बेटर पिक्चर क्या शो करता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पोल्यूशन कितना है, वो कौन शो कर रहा है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ये डिमांड बताता है कितनी चाहिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। क्लियर है जी इतनी बात। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की हैं, स्टार्टिंग विद इकोटोन, होमियोस्टेसिस, एज इफेक्ट, एज स्पीशीज, बायोअक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, एल्गल ब्लूम एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन, आप इसको वीडियो पॉज करके फटाफट इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। अभी मैंने पीछे आपको जब पहले लेक्चर में कराया था इकोसिस्टम को लेके, हमने क्या बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट इज द एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन एंड एबायोटिक का एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम। जब मैंने इकोसिस्टम की बात करी थी उसके अंदर यही बताया था कि एनर्जी का फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जो दो फंक्शंस पड़े थे इकोसिस्टम के। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, द नेटवर्क ऑफ ऑल द इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम फॉर्म्स अ निशे। कह रहे जितने इकोसिस्टम को इकट्ठा कर दूं, उनका नेटवर्क बना दूं तो उससे निशे बनता है, नहीं। अभी हमने बताया निशे क्या बताता है, किसी भी स्पीशी का फंक्शनल रोल क्या है इकोसिस्टम के अंदर। अगर सारे इकोसिस्टम्स को इकट्ठा कर देंगे तो उससे क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा।
उससे क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन टॉप्स एंड बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स। तो हमारे पास चार चीजें दे रखी हैं, मेघालय फॉरेस्ट, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन टॉप्स एंड बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स। कहते हैं किसकी एग्जांपल्स हैं, पॉपुलेशन की, हैबिटेट की, कम्युनिटी की या इकोटोन की। चार ऑप्शंस है, पॉपुलेशन, हैबिटेट, कम्युनिटी एंड इकोटोन। ध्यान से देखिए, यहां पे एक जगह पे फॉरेस्ट मेंशन्ड है, पोलर रीजन्स मेंशन्ड है, माउंटेन्स मेंशन्ड है या थर्मल स्प्रिंग मेंशन्ड है। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो हो नहीं सकता, ना ही ये कोई कम्युनिटी हो सकती है, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड है। जहां पे आप देख सकते हैं कोई ट्रांजिशनल जोन नहीं है, तो ये इकोटोन भी नहीं हो सकते। बेसिकली एग्जांपल किसकी है, हैबिटेट के या इकोसिस्टम की। तो सही आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन, दैट इज हैबिटेट। तो सही आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है जी। थर्ड क्वेश्चन, होम्योस्टेसिस, पहला, इट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशंस। कह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो भी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल ऑर्गेनिजम्स कांस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट, होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन थी। सेकंड कह रहे हैं कन्फर्मर्स एग्जिबिट होम्योस्टेसिस। क्या कह रहे हैं, कन्फर्मर्स एग्जिबिट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से मतलब याद रखना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। कन्फर्मर होता है कि जो कंफर्म कर जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, उसके अकॉर्डिंगली ढलना शुरू हो जाता है, ताकि वो क्या मेंटेन कर सके, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करना है, किसी भी तरीके से मेंटेन कर ले। ह्यूमंस ने क्या किया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, कि बाहर अगर गर्मी ज्यादा थी तो स्वेटिंग करनी शुरू कर दी ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। तो वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को रेगुलेट किया ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन कर सके। कन्फर्मर्स क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। एंड में वो भी क्या मेंटेन करना चाहते हैं, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो है दोनों तरह की होम्योस्टेसिस ही शो कर रहे हैं, रेगुलेटर एंड कन्फर्मर्स, पर तरीका क्या है, डिफरेंट है, किसको बनाने का, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का, जिसकी वजह से दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट। सो सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, which of the following are the examples of sedimentary biogeochemical cycle। बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली न्यूट्रिएंट साइकिल्स मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, और उसमें मैंने दो तरह के साइकिल बताए थे, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस में मैंने बताया था कि जो सोर्स होगा वो बेसिकली एयर होगा या वाटर होगा। अगर सेडिमेंट्री की बात कर रहा हूं तो सोर्स क्या होगा, अर्थ की क्रस्ट। तो हमें इनमें बताना है कि सेडिमेंट्री साइकिल्स कौन के हैं, बेसिकली कौन सा न्यूट्रिएंट हमें अर्थ क्रस्ट से अंदर से मिल रहा है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड सल्फर, डी फास्फोरस। तो हमें बताना है कि करेक्ट कोड क्या है। अगर मैं बात करूं, चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन बेसिकली हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, और बाकी जितने भी हैं हमें कहां से मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट से। तो 2, 3, 4 क्या है हमारे करेक्ट आंसर, दैट इज द सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसको, सल्फर साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। क्या कह रहे हैं, जब एक मूवमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेसफुल हैबिटेट से टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया comes under which activity in context of homeostasis। अभी मैंने होम्योस्टेसिस में बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करनी है, या तो रेगुलेट कर लो या कंफर्म कर लो। पर जब स्टार्टिंग में मैंने होम्योस्टेसिस बताया था तो चार तरीके बताए थे, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। तो उनमें से पूछ रहे हैं कि उनमें से चार तरीके कौन से हैं। अगर कंडीशन कौन सी दे रखी है, जब एक बंदा टेम्परेरी मूवमेंट कर लेता है स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मोर हॉस्पिटेबल एरिया के अंदर, क्या वो रेगुलेट है, कंफर्म है, माइग्रेट है या सस्पेंड है। तो सीधा पता चल रहा है वो कौन सा होम्योस्टेसिस है, माइग्रेट। जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स करते हैं, जब उनको लगता है कि वो एनवायरनमेंट उनके लिए स्ट्रेसफुल हो चुका है तो वो मोर हॉस्पिटेबल एंड लेस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। इंडिया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए होम है, और यहाँ पे हर साल बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं। और माइग्रेटरी स्पीशीज के रिलेटेड हमारे पास कौन सी कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज बॉर्न कन्वेंशन। क्लियर है जी इतनी बात। आई थिंक होम्योस्टेसिस आपको क्लियर है, रेगुलेट समझ लिया, कंफर्म समझ लिया, माइग्रेट समझ लिया। और सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देना, बेसिकली हाइबरनेशन के मोड में चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, विद रेफरेंस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन की। तो हमें देखना है क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन
takes place in areas which have lost or partially lost all the living organisms. कह रहे कि जहां पे सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो चुकी है या पार्शियली हो चुकी है, that existed before, whereas primary takes place in area where no organisms ever existed. तो बिल्कुल करेक्ट है। हमने जब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की बात करी थी, मैंने बताया था जब प्राइमरी सक्सेशन होगी तो उस पर बेसिकली क्या होगा, कुछ भी लाइफ नहीं होगी। तो पहले तो वहां पे कुछ साल लग जाएंगे सॉइल के बनने में, धीरे धीरे करके फिर पायनियर कम्युनिटी आएगी, सक्सेशन स्टेजेस होंगी, एंड में जाके क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी। क्लियर है इतनी बात? तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द प्राइमरी सक्सेशन, जब वहां पे कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, ड्रॉट्स हो जाए, जिसकी वजह से पूरी जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी थी खत्म हो जाए या पार्शियली लॉस्ट हो जाए। तो बिल्कुल करेक्ट है कौन सी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज मच स्लोअर एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन को ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉइल की फॉर्मेशन को ज्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन तो ऑलरेडी डेवलप्ड सॉइल पे होती है, जिसकी वजह से वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इनमें से बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो आंसर क्या हुआ, 2 ओनली। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल पिरामिड। पहला क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ अ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम इज जनरली इन्वर्टेड। सेकंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन नेवर बी इन्वर्टेड। दो स्टेटमेंट्स हैं, पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। पहले बता रहे हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जब हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़े थे, हमने बताया था कि नंबर का अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट बेसिकली हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होता है, और इन्वर्टेड किस सिस्टम में होता है, ट्री के केस में होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड कह रहे हैं एनर्जी का इकोसिस्टम कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हैं, एनर्जी कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या बनेगा, अपराइट बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या पूछा कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, डी, नीदर वन नॉर टू। क्लियर है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीओडी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो भी हमने डिस्कस किया। पहला पूछ रहे हैं, द पोल्यूटेड वाटर हैज मोर बीओडी देन क्लीनर वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जब पोल्यूटेड वाटर बढ़ेगा तभी तो एल्गल ब्लूम होगा, एल्गल ब्लूम होगा, जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ होनी शुरू होगी, और उसकी वजह से वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, बीओडी की डिमांड बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू व्हाट, क्लीनर वाटर। तो पोल्यूटेड वाटर की क्या होती है, बीओडी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, क्लीनर वाटर। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ओनली, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा था कि बीओडी किसको मेजर करता है, सिर्फ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को, और जो सीओडी होता है वो दोनों को मेजर करता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, पूछा भी करेक्ट गया है, तो सही आंसर क्या है, सी, बोथ 1 एंड 2। क्लियर है जी इतनी बात। तो ये हमने 2 वीडियोस में इलैबोरेट करके पढ़ा है इकोलॉजी को लेके। क्लियर है जी इतनी बात, इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं और इकोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चंस हमें फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर है जी इतनी बात। अब नेक्स्ट हम वीडियो में अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली जो इंडिया की कन्वेंशंस हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर हटा के देखो तो उन्हीं को अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें और आपको एक आइडिया लग गया हो कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। थैंक यू।